not a game, it's a rich thing. जस्टिस रिटायर्ड नफीस राजा टेनिस का आखिरी राउंड लेकर ग्राउंड के अतराफ पड़ी आरामदेह चेयर्स पर बैठे हुए थे। इसके तनफ्फुस की रफ्तार बढ़ी हुई थी, मगर इस उम्र में भी इसकी फिटनेस काबिल रिश्क थी। इसने वजन कंट्रोल में रखा हुआ था, सर के बाल सलामत थे, मगर अरसा हुआ इसने इन्हें रंगना छोड़ दिया था। सफ़ेद बुराक जैसे बाल इस पर न सिर्फ खूब जचते थे, बल्कि इसे अपने पेशे से मुतकाजी ज़बरदस्त वकार भी मुहैया करते थे। वजारत कानून ने नए कानून के तहत वजूद में आने वाले इंसदाद गैंग रेप की खसूसी अदालत के जज के लिए इसका तकर्रुर चाहा तो नफीस राजा ने फ़ौरन हामी भर ली। बेशक इसके नाम के साथ रिटायर्ड जस्टिस का लाहका लग चुका था, मगर वो दोबारा से इंसाफ की मसनद पर बराजमान हो चुका था। थोड़ी देर बाद मुअद्दब बैरे ने रोज़ाना के मामूल के मुताबिक इसके पसंदीदा जूस का ढका हुआ गिलास इसके सामने लाकर मेज़ पर रख दिया। जूस की चुस्कियाँ लेते हुए इसकी दिलचस्पी का महवर शहर का एक मारूफ कारोबारी शख्स था, जो 60 के पेटे में था और खुद से निस्फ से भी कम उम्र की तीसरी बीवी को टेनिस सिखाने की कोशिश कर रहा था। करीब मौजूद और भी कई अफराद के लिए ये दिलचस्प मंजर था। कई चेहरों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहटें सजी थी। ये जिमखाना क्लब था और यहाँ की रुकनीत लेने का ख्याल अच्छे अच्छों के लिए महज एक ख्वाब था। इस वक्त मुल्क का एक मारूफ तरीन बिल्डर दिलशाद अख्तर इसके करीब आया। नफीस राजा और दिलशाद अख्तर के दरमियान पुरानी दोस्ती थी। दोनों की दिलचस्पियाँ मुश्तरक थी। ख़वातीन के मामले में दोनों का एक मखसूस हल्के में नाम हासा बदनाम था, मगर नफीस राजा कई सालों से इस शौक से दस्तबरदार हो चुका। दिलशाद अख्तर हर तरफ से खूब फैला हुआ था। नफीस राजा को जितनी फिक्र अपनी फिटनेस और सेहत की रहती थी, दिलशाद अख्तर इतना इस मामले में बेपरवाह था। इस सवाब तकरीबन हम उम्र हो जाने के बावजूद ना सिर्फ नफीस राजा से वो बड़ा नजर आता, बल्कि इसे बीमारियों ने भी घेरा हुआ था, मगर इसकी दौलत का ग्राफ रोज बरोज बढ़ रहा था। दिलशाद अख्तर इसके करीब की लान की चेयर पर तकरीबन गिरने के अंदाज में बैठते हुए बोला, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि मैं भी अपना वजन कम कर लूं। नफीस राजा कम से कम 2 सालों से ये सुन रहा था। इसने नई नवेली बीवी के साथ मसरूफ़ अमल बंदे की तरफ देखते हुए जुमानी अंदाज में कहा, एक भैंस पाल लो, वजन भी कंट्रोल आ जाएगा और ताज़ा दूध भी मिलता रहेगा। यह दिलशाद अख्तर का पसंदीदा मौजू था। फौरन ही सुर्ख चेहरे और आंखों में महसूस चमक नमूदार हुई। ना बाबा ना, मेरे डब्बे वाले दूध से गुजारा खूब चल रहा है। साथ ही इसने आंखें घुमाई, भैंस तो तुम्हें सूट करेगी, वैसे भी डब्बे वाला दूध तो छोड़ ही चुके हो। नफीस राजा धीरे से हंसा, बात तो दिल को लगने वाली है। दिलशाद अख्तर संजीदा होकर बैठ गया। भाभी के गुजरने के बाद तुम्हारे लिए मुश्किल क्या है, मेरे साथ दुबई का एक चक्कर लगाओ। इसने एक आंख दबाई, अमेरिकन अस्पताल से चंद थेरापीज करा लो, 4 शादियां करने का दिल चाहेगा। ये जो ठरकी सियासतदान आए रोज दुबई भागते हैं, इसी चक्कर में तो जाते हैं। नफीस राजा ने दिलचस्पी ली, हाँ इस थेरापी के बारे में तो सुना है, मगर महंगी बहुत है और मैं ठहरा तनहादार। इसके खामोश होते ही दिलशाद अख्तर पुरजोश अंदाज में बोला, तुम्हारा ये यार मर गया है क्या? कल ही चलो, सारा खर्चा मेरी तरफ से, और चाहो तो नई नवेली भैंस का इंतजाम भी हो सकता है। इसके लहजे में खास लचक आ चुकी थी। नफीस राजा ने तजब्जुब का मुजाहरा किया। इस दौरान में चंद और मुश्तरका दोस्त आ गए और ये मौजूद दरमियान में ही रह गया। अगले दिन नफीस राजा अपने कमराए अदालत में मखसूस नशिस्त पर था। गैंग रेप का इसके पास ट्रांसफ़र होने वाला ये पहला केस था। ये 4 नौजवान थे जिन पर इल्ज़ाम था कि सीवीओ पर कदरे वीराने में इन्होंने लव बर्ड्स के एक जोड़े को जा दबोचा। लड़के पर उन्होंने बेईमाना तशद्दुद किया और गाड़ी के अंदर ही लड़के के साथ बार बार जिनसी ज्यादती की। लव बर्ड और ये चारों लड़के एक महंगे तरीन तालीमी इदारे में साथ ही पढ़ते थे और ये चारों गालिबन पहले ही से इस जोड़े के ताक में थे। मुतासला लड़की ने इन चारों के खिलाफ अस्पताल में बयान रिकॉर्ड कराने के बाद इसी अस्पताल की 4थी मंजिल से कूद कर खुदकुशी कर ली थी। इस अफसोसनाक वाक़े के मीडिया में आ जाने के बाद पूरे मुल्क में तूफान सा बर्पा हो गया। चारों लड़के इंतहाई बाअसर खानदानों से ताल्लुक़ रखते थे, मगर लड़की का बाप भी दोहरी शहरियत रखता था। कनाडा में इसके पास डिपार्टमेंटल स्टोर की पूरी चेन थी। इसने भी ताल्लुक़ के साथ पैसा पानी की तरह बहाया। अवामी दबाव ने भी बेतहाशा काम किया। इसी सबब ये चारों लड़के सुलहों के पीछे थे। इस सारी कहानी में एक लड़का गायब था। अपना बयान देने के बाद से इसका कोई पता नहीं था। अदालत में इसकी गवाही बेपनाह अहमियत की हामिल थी, मगर वो गायब था। इसके बावजूद केस बेहद वाज़ेह था। खुदकुशी से पहले लड़की ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया था, वो इन चारों के गले में फंदा साबित होने वाला था। नए कानून के तहत गैंग रेप की सजा मौत मुकर्रर हुई थी। केस की समाअत शुरू हो चुकी थी। मुल्क के चोटी के दर्जन भर कानूनी मुशगाफों के माहिर वकाला में से निस्फ से ज्यादा इन चारों मुल्ज़िमों की तरफ से पेश हो रहे थे और बाकी मानदा खुदकुशी करने वाली लड़की के बाप ने हायर कर लिए थे। नफीस राजा ने लड़की के बाप को देखा। इसकी आंखें सुर्ख, रात जगिए या फिर किसी जुनून का इशारा करती थी। सुर्ख आंखों, बिखरे बाल और बड़ी हुई शेप के साथ वो दीवाना सा महसूस हो रहा था। दूसरी जानिब चारों मुल्ज़िमान बड़े तमतराक से अदालती पेशी पर आते थे। इन्हें जैसे ज़रा बार भी परवाह नहीं थी कि वो कितने बड़े इल्ज़ाम का सामना करने जा रहे हैं।
मीडिया इन फुटेज का मुंतजिर होता। आजकल इनकी विक्ट्री के निशानात वाली फुटेज हर तरफ गर्दिश कर रही थी। जाहिर है वो चारों एक मखसूस माहौल में परवान चढ़े थे। कानून को उन्होंने हमेशा अपने घर की लौंडी ही पाया था। इसके अलावा ऐन मुमकिन था कि अपने बड़ों की जानिब से लानत और मलामत मिलने के बजाय कहा जा रहा हो कि जो हो गया सो हो गया, कानून तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी तनाजुर में इन चारों का एतमाद दीदनी था। नफीस राजा का तरीका कार रहा था कि वो अपने तौर पर भी अदालत में ज़ेर समाअत महसूस केसों और मुल्ज़मान के बारे में मालूमात हासिल करता था। यहाँ भी वही मालूमात मिली थी जिसकी वो तवक्को कर रहा था। इन चारों से एक ज़माना जिश था। दंगा फसाद, फायरिंग, हुल्लड़बाजी इनका मामूल था। दर्जन बार से ज़ायद दरखास्तें इनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में की गई थी, मगर कहीं इल्तवा का शिकार थी तो कहीं दरखास्त गुजार पीछे हट गए थे। चंद लड़कियाँ इन्हीं के सबब तालीमी इदारा छोड़ चुकी थी, मगर इस दफ़ा तो लड़के हद से गुजर गए थे। नफीस राजा अदालत से रवाना हुआ तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। आते हुए मौसम अबर आलूद था और बारिश की तवक्को थी। वसीह और इस सरकारी रिहाइश गाह में वो तनहा ही रहता था। बीवी फात पा चुकी थी। 2 बेटे थे जो बैरून मुल्क अपनी मसरूफियात में गर्क थे। पहली औलाद बेटी थी। नफीस राजा करीबी शहर में अक्सर इसके पास चला जाया करता। वो भी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ थी, लेकिन फ़ोन अक्सर ही करती थी। इकलौती नवासी जो अब जवानी में कदम रख चुकी थी, इसमें तो नफीस राजा की जान थी। बेटे ईद वगैरह पर बाप की खबर लेने आते थे और बच्चों की तस्वीरें भेज देते थे। नफीस राजा खाना अदालत में वक्फे के दौरान ही खा लेता था। वापसी पर वो थोड़ी देर के लिए सो जाता, इसके बाद उठकर गुस्ल करता और चाय पीता। इसके बाद जिम आने का रुख करता। आज वो सोकर उठा तो बारिश का सिलसिला जारी था। इसने जिम आने जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। इस मौसम में इसे बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए बारिश में भीगे हुए सब्जे को देखना अच्छा लगता था। साथ ही वो यूट्यूब पर अपने पसंदीदा गीत भी सुना करता। आज भी ऐसा ही हुआ। अचानक आने वाली कॉल के सबब मोबाइल फोन पर बजने वाले गीत रुक गए। नफीस राजा ने बदमजा होकर स्क्रीन पर नजर डाली। ये इसका हासुल हास नंबर था और बहुत कम लोगों के पास था। स्क्रीन पर दिलशाद अख्तर का नाम जगमगा रहा था। साथ ही इसके जहन में कल वाली गुफ्तगू ताज़ा हो गई। इसकी आवाज़ सुनते ही दिलशाद अख्तर ने बेताबी से पूछा, कहाँ हो? घर पर ही हूँ। जिम आने का मूड नहीं आज। पता है बारिश में, भला कहाँ घर से निकलते हो? साथ ही वो दबे दबे जोश से बोला, घर पर ही रहो, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। नफीस राजा इसके अंदाज से चौंका। लाख दफ़ा आओ मगर हैरियत है, जानी तुम्हें दिखाने को कुछ ला रहा हूँ। नफीस राजा के कुछ कहने से पहले ही राब्ता मुनक़ता हो गया। वो गहरा सांस लेकर रह गया। बरसों की शनासाई थी। इसे दिलशाद अख्तर की बातों से एक खास अंदाजा हो गया था। बहरहाल इसने सिक्योरिटी इंचार्ज को बुलाकर दिलशाद अख्तर की आमद से आगाह किया। तकरीबन निस्फ घंटे से कुछ ऊपर दिलशाद अख्तर की शाहाना अंदाज रखने वाली नए मॉडल की स्याह लैंड क्रूजर दाहली गेट से अंदर दाखिल हुई। नफीस राजा बालकनी में शेड के नीचे बैठा ये मंजर देख रहा था। दिलशाद अख्तर ड्राइविंग सीट से नीचे उतरा। ये अचंभे वाली बात थी कि वो खुद नहीं ड्राइव करके आया था। फिर जब इसने लैंड क्रूजर का आखिरी दरवाज़ा खोला तो अंदर से 2 खातिन को बरामद होता देखकर नफीस राजा की दोबारा से गहरी सांस निकल गई। दोनों में से एक उधेड़ उम्र की खूबसूरत नकूश वाली गरीब सूरत औरत थी, जबकि दूसरी स्याह चादर में छुपी हुई थी। मुंह पर इसने स्याह मास्क लगाया हुआ था, मगर स्याह मास्क के अतराफ से दूधिया सफेदी झलक रही थी। वो नौजवान लड़की थी। दिलशाद अख्तर के इशारे पर दोनों पोर्च के ऊपरी बरामदे में पहुंचकर नजरों से ओझल हो गई। वहाँ कुर्सियां पड़ी थी। दिलशाद अख्तर ने यकीनन इन्हें वहाँ बैठने का इशारा किया था। दिलशाद अख्तर ने इसे बालकनी में देख लिया। वो सीधा वहीं आ गया। अलैक्स लैक के बाद दोनों बैठ चुके तो नफीस राजा ने बज़ाहिर सरसरी अंदाज में पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? जवाब में वो खिलखिलाकर हंसा। कुर्बान जाऊं इस सादगी पर, दिल से पूछो जहाँ बहुत कुछ चल रहा है। नफीस राजा भी हंसा, यही दिखाना चाह रहे थे। इसने डठाई से इस बात में सर हिला दिया। साथ ही इसकी माँ है, बिल्कुल न्यूनकोर और अनटचदाना है। फिर इसके अंदाज में पेशावर दलाल बोलने लगा, दोनों अल्लाह मियाँ की गायें हैं, कोई अंदेशा नहीं, सब तय हो चुका है। चाहो तो भी निकाह कर लो, जब चाहे छोड़ देना। वैसे रखना चाहो तो कोई मसला नहीं, कोई अंदेशा दिमाग में ना लाना। पूरी फैमिली मेरे हाथ में है। साथ ही इसने हंसप्याद आंख दबाई। बड़ी बहन मेरे पास ऑफिस में होती है, छोटी तुम्हारी हुई और आज से हम हमजुल्फ भी हो गए। अपनी बात पर वो खुद ही कहका मारकर हंसा। नफीस राजा का दिमाग मुतहरिक हो चुका था। वो धीरे से बोला, मुझ पर नवाजिशात का अमल कुछ तेज नहीं हो गया? महंगी तरीन थेरेपी की ऑफर और अब ये मेरा घर बसाने का प्लान और तमाम तर लवाजमात, क्या चल रहा है शादी? दिलशाद अख्तर लहजा भर को खामोश हुआ, रंग फीका पड़ गया। फिर फौरन ही संभल कर साहब का अंदाज में बोला, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फिक्र और मोहब्बत। फिर इसका अंदाज बदला, वैसे अगर एक काम हो जाए तो मेरा मेगा प्रोजेक्ट केकअप वाला पूरे का पूरा गोश्त तुम्हारे यार की गोद में होगा और तुम्हारे लिए कई कमर्शियल प्लॉट और एक बड़ी रकम। दुनिया के जिस कोने में तुम चाहो। लहजा भर को रुक कर इसने नफीस राजा का रद्द-ए-अमल देखना चाहा, मगर वो एक जज का चेहरा था, मुकम्मल तौर पर सपाट। दिलशाद अख्तर ने अपनी बात मुकम्मल की, वैसे थेरेपी और लड़की दोनों का इससे कोई ताल्लुक नहीं, भले इनकार कर दो, मेरी पेशकश बरकरार है, मगर सिर्फ एक दोस्ताना गुजारिश है कि मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। आखिर में वो मुल्तजी हुआ, खुलकर बकवास कर यार, उलझा नहीं, तुम्हारे लिए तो कुछ ना कुछ सोचा जा सकता है। दिलशाद अख्तर का चेहरा चमक उठा। जन जर और जमीन का फार्मूला इसने बेहक वक्त आजमाया था, नाकाम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसने लहजे को सादा रखते हुए कहा, तुम्हारे पास जो 4 नादान से छोकरों वाला केस है, इनके लवाहिकीन तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी ऑफर है उनके पास।
एक छोकरे का बाप बहुत बड़ा वडेरा है, इसके एक इशारे पर गोट खाली हो जाएगा और मैं इसे अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लूंगा। ये सुनकर नफीस राजा सोच में डूब गया। दिलशाद अख्तर को महसूस हुआ कि लोहा गर्म हो चुका है। इसने फैसला कुन ज़रब लगाई, बहुत ऊंची दुकानों पर गाहक किस्मत से आते हैं, जिंदगी के जो 4 दिन बाकी हैं इनमें ऐश कर लो, चंद सालों में हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो इन सूरतों पर राल टपकाने के अलावा कुछ न कर पाओगे, इस वक्त से फायदा उठा लो। ये कहकर वो अचानक उठा और बालकनी में गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो जैसे बालकनी में चांद तुलू हो गया था। लड़की इसके साथ थी, चादर और मास्क इसने उतार दिया था। बेशक वो एक खूबसूरत और मुतनासिब आज़ा की लड़की थी, इसे देखकर किसी भी मर्द के होश उड़ सकते थे। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में कदरे हरास था। इसने सलाम किया तो नफीस राजा के कानों में जैसे घंटियां सी बज उठी। नफीस राजा की आंखों की चमक देखकर दिलशाद अख्तर का दिल बुलियों उछलने लगा। इसे यकीन हो गया कि जज जेरे दाम आ गया है। नफीस राजा ने लड़की का सलाम का जवाब दिया और इसका नाम पूछा, अफसाना। इसका नाम भी इसकी तरह खूबसूरत और मुनफरिद था। थोड़ी ही देर की गुफ्तगू में नफीस राजा को महसूस हो गया कि लड़की मजबूरियों की जंजीर में जकड़ी हुई है। इसने दिलशाद अख्तर को इशारा किया तो वो लड़की को वापस छोड़ा। क्या छोकरी है? आते ही इसने तबसरा किया, दूर बैठी हो तो भी सेक महसूस होती है, तुम्हारा अंग अंग दोबारा जवान हो जाएगा। आखिर में उसने नफीस राजा के कंधे पर हाथ मारा। इसी वक्त हादम बालकनी का दरवाजा धीरे से बजाकर मोहिल हुआ। हस्बे हुक्म वो चाय और दिलशाद अख्तर के पसंदीदा बिस्किट लाया था। नफीस राजा ने हादम को ख्वातीन के मेहमान तवाज़ो के लिए कहा तो दिलशाद के होंठों पर वानियस मुस्कुराहट दौड़ गई। हादम चाय सर्व करके रुखसत हो चुका तो दिलशाद बिस्किट उठाते हुए बोला, क्या प्रोग्राम है, निकाह या पहले दुबई का चक्कर लगाएं? नफीस राजा बोला, इस मामले को बिल्तवा में रखो, लड़की की भरपूर कफालत करो, फिर देखते हैं। बिस्किट चबाते हुए दिलशाद ने इस बात में सर हिला दिया, ये हो गया, तुम्हारी अमानत है, जब चाहोगे हाजिर कर दूंगा। नफीस के चेहरे पर तजब्जुब नजर आया। बाकी तुम्हारी सारी बात मेरी समझ में आ गई है। ये भी अंदाजा हो गया है कि लड़कों के लवाहिकीन मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं, मगर मामला बहुत टेढ़ा है। दिलशाद ने बड़े एतमाद से कहा, जो टेढ़ है निकाल देंगे। नफीस राजा ने कहा, बात तुम समझ नहीं रहे, केस बेहद वाज़ेह है। खुदकुशी से पहले लड़की के बयान की हैसियत चश्मदीद गवाह से बढ़कर है। केस का आगाज हुआ है, मेडिकल की रिपोर्ट से भी बहस नहीं हुई। अंदाजा है कि DNA रिपोर्ट्स भी लड़कों के खिलाफ होंगी। फिर शदीद अवामी दबाव भी है। अवाम में लड़कों के खिलाफ गमो गुस्सा भरा हुआ है। इन्हें सजाए मौत होना यकीनी है। दिलशाद के चेहरे पर मायूसी नजर आई। तुम्हारे कहने का मतलब है इन्हें बरी नहीं किया जा सकता? ऐसा ही है, इनके हक में कोई पॉइंट भी नहीं जाता। इसके अलावा अगर वो लड़का सामने आ गया और इसने अदालत में गवाही दे दी तो ये लड़कों के खिलाफ ताबूत में आहरी कील होगी। बिलफर्ज बहाल मैं तमाम तर हालातों वाकयात और शायद को नजरअंदाज भी कर दूं तो मेरी रेटिंग मनफी में चली जाएगी। दिलशाद को उम्मीद बनती तो फिर क्या है, इस्तीफा दे देना और नई नवेली दुल्हनिया को लेकर दुबई निकल जाना। नफीस राजा जैसे ही इसके बोलपन पर मुस्कुराया, ओए पागल हाने, लड़की का बाप इसी दिन हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई लेकर लड़कों को रिहाई रुकवा देगा और मेरे फैसले को चैलेंज कर देगा। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी है, हर जगह तो नफीस राजा बैठे हुए हैं और ना ही इनके दिलशाद अख्तर जैसे दोस्त। दिलशाद का चेहरा लटक गया। नफीस राजा चंद लहजे से देखता रहा, फिर बोला, चल अब हंसी बकरे जैसा मुंह ना बना, कुछ सोचते हैं। दिलशाद पल बार में खिल उठा। नफीस राजा ने मजीद कहा, मुझे इन लड़कों के लवाहिकीन के सामने रुसवा ना करो, इन लोगों से खुद मामला तय करो, मैं सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स लूंगा, तुम अपना मामला भी तय कर लो। सबके बाद इन लोगों को कहो कि DNA रिपोर्ट में ओवर राइटिंग कराकर इबहम पैदा कर दें। इसके अलावा चंद गवाह तैयार कर दे जो अदालत में गवाही देकर ज्यादती करने वाले अफराद 4 से ज्यादा थे और उन्होंने अपने चेहरे छुपा कर रखे थे। नए गवाहों वाली दरखास्त मैं कबूल कर लूंगा। दिलशाद पूरी तवज्जो से निकात जहन नशी कर रहा था। नफीस राजा की गुफ्तगू जारी थी। इसके अलावा उस लड़के को गवाही के लिए किसी भी सूरत अदालत पेश होना चाहिए। फैसले में वो लड़का मुनहरिफ गवाह के तौर पर जाएगा और इन नुकात की रोशनी में जब इन लड़कों के हक में फैसला लिखवाऊंगा तो उसे चैलेंज करना आसान नहीं होगा और हुक्म इम्तनाई मिल ही नहीं सके। दिलशाद ने बिस्किट छोड़ा और उठकर बेख्तियार नफीस राजा का सर चूम लिया। बेशक इस खोपड़ी में शैतान का दिमाग है। अगली पेशी से पहले तयशुदा डॉलर्स नफीस राजा के दिए हुए बैरून मुल्क के एक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके थे। वुल्फ हरकत में आ चुका था। इसने पैदल कई घंटे एक मखसूस रूट पर मटर गश्त करते हुए गुजारे। एक मुकाम पर इसकी आंखों में महसूस चमक नमूदार हुई। इसकी मेहनत ज़ाया नहीं हुई थी। मंसूबे का दोहाल बड़ी तेजी से इसके दिमाग में वाज़ेह होने लगे थे। इस काम से फारिग होकर इसने अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट का रुख किया। ये अरबी डिशों के लिए मशहूर था। मटर गश्त ने इसकी भूख बढ़ा दी थी। थोड़ी ही देर में इसका पसंदीदा खाना इसके सामने था। खाने से फारिग होकर वो बाहर निकला तो शाम उतर रही थी। वो फुटपाथ पर रवा दवा लोगों के दरमियान जैसे गायब सा हो गई। कानून साज इदारे की इमारत के सामने हजारों अफराद की तादाद में लोग धरना दिए बैठे हुए थे। इनमें हासी तादाद ख्वातीन की थी। बहुत सारे बच्चे भी नजर आ रहे थे। ये बड़ा पुरअमन धरना था। इन लोगों ने मुख्तलिफ बैनर्स आवेजा कर रहे थे जिन पर इनके मुतालिबात दर्ज थे। इन्हीं मुतालिबात पर मुश्तमिल प्ले कार्ड भी सैकड़ों के हाथों में नजर आ रहे थे। सिविल सोसाइटी के ज़ेरे इंतजाम होने वाले इस धरने में बड़ी अक्सरियत पढ़े लिखे लोगों की थी। मुंतजमीन भी पूरी तरह से मुतहरिक थे। इनमें से एक मजबूत जिस्म का दराज कामत नौजवान सरमद दुर्रानी नुमाया था जो शीले नौजवानों के एक ग्रुप को अपनी जगह पर बिठाने की कोशिश कर रहा था।
जिन्होंने अचानक ही खड़े होकर नारेबाजी शुरू कर दी थी। बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से समझा बुझाकर वो नौजवानों को अपनी जगह बिठाने पर कामयाब हो गया। इसी वक्त गाड़ियों के हूटर बजे और गाड़ियों का एक काफिला धरने के करीब आ रुका। गाड़ियों में पुलिस अफसरान की गाड़ियां भी थी। झंडे वाली गाड़ी से वजीर कानून बरामद हुआ। चोटी के पुलिस अफसरान और वजारत कानून के दीगर अफराद ने इसे अपने जुलूस में लिया हुआ था। पहले से इतला के मुताबिक ये लोग मुज़ाकरात के लिए आए थे। सरमद, मुनीर, हमदानी और बेगम बिल्किस। सिविल सोसाइटी ने इन तीनों को मुज़ाकरात के लिए नामजद किया हुआ था। सरमद यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, मुनीर हमदानी मारूफ सहाफ़ी थे और बेगम बिल्किस कानूनदान थी, मगर एक अरसे से उन्होंने वकालत छोड़ रखी थी। उधेड़ उम्र और ज़रूरत से ज़्यादा बड़े चेहरे वाले वजीर कानून के चेहरे पर बरहमी नुमाया थी। आमना सामना होते ही वो बोला, मैंने आप लोगों को ऑफिस बुलाया था, आ जाते तो आपकी शान में कौन सी कमी आ जाती, आराम से बैठकर बात कर लेते। हमदानी साहब अपने महसूस धीमे अंदाज में बोले, आपके आ जाने से आपकी शान मजीद बढ़ गई है। वैसे हम बंद कमरों में होने वाले मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते। जो कहना है या जो बात करनी है सबके सामने होनी चाहिए। वजीर कानून ने जैसे जहर का घूंट भरा, आप लोगों ने दोबारा से ये तमाशा क्यों लगाया है? आप लोग हमारी बर्दाश्त को आजमा रहे हैं। हमदानी साहब बोले, अपनी बहू बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ की ख्वाहिश को आप तमाशा कह रहे हैं? ये तो एक शायद सुर्खी और ब्रेकिंग न्यूज़ है। बाकी ये पुरअमन और नहत्ते ख़वातीन, मर्द और बच्चे आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहे तो हम डंडे खाने के लिए भी तैयार हैं। हुक्म दीजिए आईजी साहब, आपके साथ हैं। पुलिस फोर्स तैयार खड़ी है। मीडिया पूरे मुल्क को ये दिखाने के लिए बेचैन है। वजारत कानून के एक दबंग अफसर ने दहल अंदाजी की, हमदानी साहब आप सहाफ़ियों के महसूस अंदाज में वजीर साहब की आम सी बात को अपने अंदाज में रंग दे रहे हैं। इसके बाद दोनों की तरफ से तंदो तेज जुमलों का तबादला हुआ। मामला बिगड़ने लगे। फिर दरमियान में कुछ मुतदिल लोग सामने आए और मामला दोबारा संभलने लगा। वजीर कानून बोला, वज़ीर आज़म साहब हाथ से नाराज़ है। पिछली दफ़ा उन्होंने आप लोगों से मुलाकात करके आपके मुतालबे मान लेने की यकीन दहानी कराई, तो इस पर अमल भी हुआ है। यह खसूसी अदालतें। इस मौका पर बिल्किस बेगम ने यहाँ बात काटी, मुतालबात पर अमल दरामद हो जाता तो हमें दोबारा यहाँ बैठने की जरूरत ही क्या थी। वज़ीर कानून ने तिरछी नज़रों से इन्हें देखा। क्या मतलब, इंसदाद गैंग रेप की खसूसी अदालतें आप लोगों के मुतालबे पर ही तो कायम हुई हैं और आपकी बरादरी ने इनके खिलाफ महाज खोल रखा है। वो खसूसी अदालतों को गैर कानूनी करार देकर ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं और ये मुतालबा जोर पकड़ रहा है। आपके दिगर मुतालबात गालिबन इन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ पर तस्लीम नहीं हुए। बेगम बिल्किस बोली, हमारा मुतालबा महज खसूसी अदालतों का क़याम नहीं था। आप बेशक इन्हें ख़त्म कर दे, इनका कोई फ़ायदा नहीं। हमारा मुतालबा तो कम अज़ कम इस गुनाह जुर्म के खिलाफ कानूनी इस्लाहात का था। अपील दर अपील और फिर रहम की अपील के परसू इल्तवा के सबब दीगर इस तरह की जहनीत वालों की हौसला अफजाई होती है। हम ऐसी खसूसी अदालतें चाहते हैं जिनमें सेशन जज के साथ एक एक जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी बैठ जाए, जिसके बाद इस खसूसी अदालत के फैसले को किसी और अदालत में चैलेंज न किया जा सके। सरसरी समात के बाद महज एक माह में मुजरिम साबित हो जाने वालों की सजा पर अमल दरामद हो जाए। ये खसूसी अदालतें तो महज निज़ाम इंसाफ पर इजाफी बोझ है। हम लोग दोबारा अपने मुतालबात के लिए इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह मुतालबात मनवा कर उठेंगे। किसी को अपनी सती फ़ायदे की खातिर तहफ़्फ़ुज़ात है तो वो जाने। इस मुस्तर सी तकरीर जो कि बड़ी पुरअसर थी, चंद लम्हों के लिए सब को चुप करवा दिया था। इस मुस्तर वक्फे में सरमद ने फ़ायदा उठाया और बोला, अगर हमारे मुतालबात के ऐन मुताबिक खसूसी अदालतों का क़याम अमल में आ जाता और चंद मुजरिम फांसी पर लटकाए जाते तो ऐन मुमकिन था कि तालिबा के साथ खुदकुशी और ज्यादती वाला वाक़या पेश ही ना आता। सख्त सज़ा का खौफ लोगों को जुर्म से बाज रखता है। मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म हो गया। वापस मुजाहिरीन की तरफ आते हुए सरमद ने कदरे हैरत से बेगम बिल्किस से पूछा, वकाला बरादरी को खसूसी अदालतों और हमारे मुतालबात से क्या मसला है? बेगम बिल्किस जैसे इसके बोलपन पर मुस्कुराई, वकीलों के पास आप जब भी जाएंगे कुछ देकर ही आएंगे। स्पीडी ट्रायल के सबब ये आना जाना महदूद हो जाएगा और जब अपील दर अपील का सिलसिला ही नहीं होगा तो वकीलों के पास जाने वालों की तादाद बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब है आमदन में वाज़ेह कमी। कुछ समझिए बच्चे। सरमद जो बेहद गौर से ये सुन रहा था, इसने इस बात में सर हिला दिया। रात गहरी हो चुकी थी मगर वुल्फ न सिर्फ पूरी तरह जाग रहा था बल्कि पूरी तरह से मुतहरिक भी था। वो एक ओवरहेड ब्रिज के नीचे बेल्ट के सहारे लटका हुआ था। तारीक लिबास और ब्रिज के नीचे तारीकी के सबब इसका नजर आना मुहाल था। वो जिस काम में मसरूफ था वो हासा मशक्कत तलब था, मगर वुल्फ मजबूत जिस्म का और तवानाई से भरपूर था। इस सबब इसे ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी। इब्तदाई काम के बाद अब इसे ज्यादा रोशनी की जरूरत थी। इसने पेंसिल टार्च जलाई और दांतों से थाम लिया। इस वक्त इसके देखे जाने का अंदेशा था मगर रात के इस पहर वहां इसे देखने वाला कोई नहीं था। ओवरहेड ब्रिज के ऊपर मोटरवे को जाने वाली गाड़ियां गुजरती थी। इस वक्त भी ये सिलसिला जारी था। गाड़ियों की गिड़गिड़ाहट और इनसे पैदा होने वाला इर्ताश वुल्फ वक्फे से महसूस कर रहा था। नीचे से गुजरने वाला रास्ता अदलिया और इंतजामी कम्प्लेक्स को शहर से मिलाता था। दिन के वक्त ये मसरूफ तरीन रास्ता था मगर शाम डलते ही आमदोरफ्त खासी कम हो जाती और रात के इस पहर तो मुकम्मल वीरानी थी। वुल्फ 2 घंटे से ज्यादा मसरूफ रहा। इस दौरान वो तारीख
गोशे में खड़ी पुराने मॉडल की गाड़ी से कुछ सामान लेने के लिए नीचे उतरा था। जब इसका काम मुकम्मल हुआ तो इसके बाजू शल हो चुके थे, मगर काम इत्मीनान बख्श तरीके से मुकम्मल हो चुका था। वो नीचे उतरा और बाकी मानदा सामान गाड़ी में डालकर इसने इलेक्ट्रिक पोल पर नस्ब आहनी बक्स खोला और चंद तार दोबारा से जोड़ दिए। सेफ्टी अथॉरिटी के चंद कैमरों की फनी खराबी दूर हो गई थी। महफूज तरीके से खोला हुआ बक्स का कुफल भी इसने दोबारा से लगा दिया था। अपने ठिकाने पर वापसी के बाद वो मखसूस टाइम का अलार्म लगाकर इत्मीनान से सो गया।